प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्यनारायण राजपुरोहित, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट द्वितीय के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें लगातार केंद्र राज्य संबंधों में विधायी संबंधों के बारे में हमने चर्चा की। आज इस लेसन में भारतीय संघ में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कठिन समस्या संघ तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का समायोजन करना है। यदि संविधान में तत्संबंधी स्पष्ट उपबंध न हो तो दोनों को अपना दायित्व निभाने में कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में विस्तृत उपबंधों की आवश्यकता अनुभव की, ताकि प्रशासनिक क्षेत्रों में संघ तथा राज्यों के मध्य किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न नहीं हो। भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासनिक शक्तियां उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में प्रशासनिक अधिकार साधारणतया राज्यों में निहित है, किंतु इन विषयों पर राज्य की प्रशासनिक शक्तियों को संघ की ऐसी प्रशासनिक शक्तियां द्वारा सीमित रखा गया है जो या तो संविधान द्वारा या संसदीय विधि द्वारा प्रदत्त है। अब हम यहाँ प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्यों में कैसे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। डी बसु के शब्दों में संघ सरकार की सफलता और दृढ़ता सरकारों के बीच अधिकाधिक सहयोग तथा समन्वय पर निर्भर करती है। भारतीय संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि प्रशासनिक संबंधों की व्यवस्था करते हुए उनके द्वारा इस बात का ध्यान रखा गया कि राज्यों के प्रशासनिक तंत्र पर संघ का नियंत्रण बना रहे और संघ एवं राज्यों के बीच कम से कम संघर्ष की संभावना रहे। भारत में संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध निर्धारित करने वाले उपबंधों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सर्वप्रथम राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय और दूसरा है राज्यों में परस्पर सौजन्य स्थापित करने के उपाय। सर्वप्रथम राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय। संकट काल में केंद्र सरकार का राज्य सरकार के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रहता है। साधारण काल में यद्यपि राज्य सरकारों को सामान्यतया अपने क्षेत्र में पूर्ण सत्ता प्राप्त रहती है, फिर भी केंद्र सरकार कुछ सीमा तक उन्हें नियंत्रित करती है। नियंत्रण के निम्नलिखित साधनों को अपनाया गया है। राज्य सरकारों को निर्देश। केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश आदर्श संघीय व्यवस्था के प्रतिकूल है, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम में इस पद्धति को अपनाया गया था और उसी के आधार पर नवीन संविधान में इसे अपनाया गया है। अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सुनिश्चित रहे। संघीय कार्यपालिका को यदि यह आवश्यक समझे तो इस संबंध में राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा उपबंध इसलिए किया गया है कि संसद द्वारा पारित विधियों के क्रियान्वयन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। अनुच्छेद 257 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होना चाहिए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोग के लिए आवश्यक दिखाई दे। यह देखना भी संघ की कार्यपालिका का कर्तव्य है कि राज्य सरकारें सामरिक महत्व की सड़कों और अन्य संचार साधनों का उचित देखभाल करें।
संघीय कार्यपालिका किसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रेल पथ की रक्षा के लिए उस राज्य की सरकार को निर्देश दे सकती है। संचार साधनों तथा रेल पथों के निर्माण, देखभाल तथा संरक्षण के संबंध में संघीय कार्यपालिका के निर्देश के कारण जो अतिरिक्त व्यय राज्य सरकारों का होगा, उस अतिरिक्त धनराशि का वहन संघ सरकार को करना होगा। उल्लेखनीय यह है कि अनुच्छेद 256 संघीय कार्यपालिका को उसके निर्देशों को लागू करने के लिए बाध्यकारी शक्ति प्रदान करता है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर राष्ट्रपति संकट काल की उद्घोषणा कर राज्य के शासन को अपने हाथ में ले सकता है। दूसरा बिंदु है राज्य सरकारों को संघीय कृत्य सौंपना। अनुच्छेद 258 में निर्धारित शर्तों के अनुसार संघ राज्यों को अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य हस्तांतरित कर सकता है तथा राज्य संघ को अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य सौंप सकते हैं। संघीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अपने प्रशासनिक कृत्य सौंपे जाने पर इन कृत्यों को संपन्न करने में जो भी खर्च होगा उसका वहन केंद्र सरकार करेगी। तीसरा बिंदु है केंद्र राज्य संबंधों में अखिल भारतीय सेवाएं। संविधान संघ तथा राज्य सरकारों के लिए अलग अलग सेवाओं की व्यवस्था करता है, लेकिन कुछ ऐसी सेवाओं की भी व्यवस्था है जो संघ तथा राज्य सरकारों के लिए सामान्य है। उन्हें हम अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास कर किसी नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। यद्यपि इन सेवाओं के सदस्यों द्वारा वेतन, भत्ते आदि राज्य सरकारों से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन उनकी वेतन श्रृंखला और अन्य उपलब्धियां केंद्र सरकार द्वारा ही निश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त इन सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध कोई भी अनुशासन संबंधी कार्रवाई संघीय गृह मंत्रालय द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के परामर्श के आधार पर ही की जा सकती है। ये अखिल भारतीय सेवाएं राज्य सरकारों पर केंद्रीय नियंत्रण के बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपाय है। चौथा बिंदु है सहायता अनुदान। अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता व अनुदान भी दे सकती है। अनुदान देते समय संसद राज्यों पर कुछ शर्तें लगाकर उनके व्यय को भी नियंत्रित कर सकती है। पांचवा बिंदु है आपातकाल की घोषणा। इन सब के अतिरिक्त जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करता है, तब राज्यों पर संघीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसके अलावा संघीय क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्रवाइयों को मान्यता प्रदान करना। अनुच्छेद 261 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र संघ की तथा प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्रवाइयों को पूरी मान्यता दी जाएगी। इनकी प्राथमिकता सिद्ध करने की रीति और शर्तें तथा उनके प्रभाव का निर्धारण संसद द्वारा उपबंधित रीति के अनुसार होगा। यह भी आयोजित किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग के दीवानी न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय तथा आदेश उस राज्य क्षेत्र के अंदर सभी स्थानों पर निष्पादित किए जाएंगे। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी के जल संबंधी विवादों का निर्णय। अनुच्छेद 262 के अनुसार किसी अंतर्राज्यीय नदी तथा घाटी के या जलाशयों के प्रयोग, वितरण, विवाद या फरियाद के न्यायिक निर्णय के बारे में संसद विधि द्वारा व्यवस्था करेगी। ऐसे विवाद के संबंध में संसदीय निर्णय भी कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय या अन्य कोई न्यायालय इस संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकेगी। इस परिषद का प्रमुख कार्य राज्यों के मध्य विवादों का परीक्षण करना तथा उन पर परामर्श देना है। भारतीय राज्य व्यवस्था में पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। अंत में अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य से संबंधित संविधान के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए अनुच्छेद 307 के अनुसार संसद एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी तथा उसे ऐसी शक्तियां और कर्तव्य सौंप सकती है जो आवश्यक समझे। इसके अतिरिक्त कतिपय ऐसे भी विषय हैं जिनका संबंध यद्यपि दोनों सरकारों से है, तथापि इनका निर्धारण केंद्र सरकार ही करती है
उदाहरण के लिए निर्वाचन, लेखा परीक्षण, राज्यपाल की नियुक्ति इत्यादि। भारत में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को लेकर केंद्र एवं राज्यों के मध्य राज्यपाल का पद अखिल भारतीय सेवाएं तथा अनुच्छेद 356 के कारण केंद्र राज्य संबंधों में कड़वाहट का प्रश्न भी पैदा हो गया है। इस प्रकार आज हमने केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के बारे में चर्चा की। इतना ही लेसन खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।